गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10th का मंथली टेस्ट अगस्त में जो पोएम है, एक चैप्टर का मैंने कल वीडियो डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज़ द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट पोएम, दैट इज़ अमांडा। NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th, अमांडा इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो फर्स्ट बुक है उसमें से है और ये आपके मंथली टेस्ट अगस्त में आएगी। किसने लिखी है पोएम? बाय रॉबिन क्लेन। पहले भी बोला है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पोएम से यही आता है। जब पोएम की कोई एक्सट्रैक्ट दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो हर पोएम के पोएट को तो रट लेना है हर बच्चे ने। बाय रॉबिन क्लेन, अमांडा, और पोएम का पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन। स्पेलिंग ROBIN क्लेन। अमांडा पोएम की समरी आप पढ़ लेना। इट इज़ जस्ट अबाउट, एक बच्ची है, अमांडा है, और उसमें एक जना उससे हर ऑर्डर दे रहा है, वो उसकी मदर है, कि डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, डोंट सिट लाइक दिस, ऐसे मत बैठो, डोंट ईट लाइक दिस, ऐसे मत खाओ, सिट स्ट्रेट। मतलब हर जगह पे उसे रोका जाता है। एक्चुअली पोएम ये दिखा रही है कि जब पेरेंट्स बच्चों पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं तो बच्चे कैसा इमेजिन करने लगते हैं। तो अमांडा एक बच्ची है जो अपनी मदर की बार बार इन ऑर्डरली एटीट्यूड को देखकर उसे ये लगता है कि काश मेरे पेरेंट्स ही ना होते, काश मैं पानी के अंदर रहने वाली एक मरमेड होती, मरमेड मतलब जलपरी होती, और अकेले समुद्र की सतह पर तैरती, शांति होती। फिर वो कहीं पे इमेजिन करती है कि काश मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन माने अनाथ होती। ये आपको मिल जाएगा सारी समरी इफ़ यू रीड द पोएम एंड इट्स समरी एंड पैराफ्रेजिंग। तो वो इमेजिन कर रही है और वो चाहती है, इमेजिन नहीं कि वो, क्योंकि उसकी मदर उसको हर चीज़ में एक तरह से हर जगह उस पर एक इंस्ट्रक्टिव नेचर मदर का दिखाया गया है। तो ऐसा अगर घरों में इस तरह से ज़्यादा बच्चों पे रोक टोक होती है तो वहाँ बच्चों की कुछ इस तरह की इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है जो अमांडा की है। तो वही हमने पोएम में पढ़ना है। आप लोग पोएम को पहले समरी पढ़ लेना, एक बार पूरे इंग्लिश में पढ़ना, फिर उसकी हिंदी समरी पढ़ना, और उसके बाद अब इन क्वेश्चन आंसर्स को समझना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़? पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की है? हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? और आपको कैसे पता चलता है? तो आंसर है अमांडा इज़ मस्ट बी अबाउट 9-10 ईयर, 9 to 10 ईयर्स की होगी। मस्ट बी, देखो मॉडल आ गया, मॉडल आने ना, मॉडल ऑक्सिलरी, मस्ट बी, कहीं बिल्कुल उसे 9 या 10 साल की है। शी इज़ स्कूल गोइंग गर्ल, वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है। द थिंग्स दैट हर मदर स्कोल्स हर फॉर आर ऑल टिपिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू 9 to 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल। क्योंकि पोएम में हमें कैसे पता चल रहा है कि वो 9-10 साल की हो सकती है? द थिंग्स दैट हर मदर स्कोल्स हर, स्कोल्ड परसों भी ये वर्ड कहीं पे आया था, कि वो हर बात जिसके लिए उसकी मदर उसको डांट रही है ना, कि ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, मुंह मत खोलो खाते टाइम, ये सारी चीज़ें जनरली 9 और 10 साल की गर्ल्स को ही मदर सिखाना चाहती है और सिखाती है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि वो 9-10 साल की है। ऑल टिपिकल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस माने निर्देश, ऑर्डर्स, गिवन टू अ 9 or 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अब वो तो मैंने पहले ही बता दिया, हु मीन्स कौन, डू यू थिंक आप सोचते हैं, इज स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लग रहा है कौन उससे बार बार बात कर रहा है पोएम में, कौन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है? पोएम जब आप खोलेंगे बुक आप देखेंगे 2 लाइन जो ओपनली लिखी हुई है वो मदर के इंस्ट्रक्शंस है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो उसकी अपनी इमेजिनेशन है, किसकी? अमांडा की। वो ब्रैकेट के अंदर जो लाइन्स आती है वहाँ पर वो सोचती है कि काश ऐसा होता, काश मैं अनाथ होती, कोई मैं गलियों में घूमती, मिट्टी में जाती, क्योंकि मदर उसको मिट्टी में सड़कों पे नहीं जाने देती, खेलने नहीं देती। ये सारी चीज़ें आपको समरी में समझ आ जाएगी। हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, कौन बोल रहा? सिंपल क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर स्टेंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस मतलब पैरेंथेसिस होता है एक, जिसमें मैंने जो बोला ना ब्रैकेट के अंदर है कुछ पैराग्राफ्स, तो वो क्यों है?
जो ओपन पैराग्राफ से मदर्स के बोले हुए हैं, देखो स्टेंजा 2, देखो 1 मदर का बोला होगा तो 2 बेटी का हो जाएगा, 3 मदर का बोला होगा तो 4 बेटी वाला ब्रैकेट वाला आ जाएगा, 5 वाली जो ओपन लाइन है मदर्स की होंगी तो 6 जो होगा ब्रैकेट के अंदर होगा। तो पैरेंथेसिस वो पैराग्राफ है जो, सॉरी वो लाइन्स है जो ब्रैकेट के अंदर है। स्टेंजर्स 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस, देखो पैरेंथेसिस बिकॉज दे आर द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो एक्चुअली बच्चे के विचार हैं जो मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर होंगे पोएम में, बिकॉज दे आर द थॉट्स माने विचार ऑफ द चाइल्ड इन बिटवीन इंस्ट्रक्शंस। वो कुछ बोल नहीं रही है, जब मदर उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही है तो वो विचार बच्चे के मन में आ रहे हैं, जिसको पोएट ने ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस उसे हम बोल रहे हैं उस फॉर्म में दिए हैं। Between the instructions that she is being given by her mother, which are given in stanza 1, 3 and 5, मैंने बोला ना 1 जो लाइन होगी, 1, 2 लाइन जो होगी पोएम की वो मदर की बोली हुई है, ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस जिसे हम बोल रहे हैं वो बच्चे के विचार है, उस सिचुएशन पे बच्चे ने क्या सोचा, बेटी अमांडा ने क्या सोचा। फिर वहीं जो सेकंड पैराग्राफ होगा, स्टेंजा होगा, वो मदर बोल रही है, थर्ड स्टेंजा जो होगा उसका पैरेंथेटिकल थॉट्स वहाँ पे इवॉल्व हो जाएंगे। The scolding by the mother and the child's thought are placed in alternate stanzas by the poet. तो पोएट ने alternate मतलब बदल के, मदर की इंस्ट्रक्शंस जो मदर बोल रही है निर्देश उन्हें, और जो बच्चे के विचार आ रहे हैं उन्हें alternate stanzas में पोएट ने दिया है। Who is the speaker in stanzas 2, 4 and 6? अब ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है पोएम में, मैंने क्या बताया अभी कि स्टेंजा नंबर 2, 4 एंड 6 को कौन बोल रहा है, एक्चुअली स्पीकर कोई नहीं है उसका, वो सोच रही है। तो इन स्टेंजस 2 एंड 4 एंड 6 द स्पीकर इज़ द चाइल्ड, तो हम उसको स्पीकर मान भी ले तो कौन है उसको, क्योंकि बोलना ही है, विचार उसका मन ये कह रहा है ना कि काश में एक मरमेड होती, क्या काश में एक ऑर्फन होती। सो इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6 द स्पीकर इज़ द चाइल्ड अमांडा। नो शी इज़ नॉट लिसनिंग टू हर मदर, और एक्चुअली हाँ आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, यू थिंक दैट दिस स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 एंड 7, आपको लग रहा है कि क्या वो अपने इंस्ट्रक्शंस को कोई ज़्यादा ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है और ना ही देना चाहती है। तो आंसर ये हो जाएगा No, she is not listening to her mother who is a speaker in stanza 1, 3 and 5. She is lost in her own dreams. अमांडा एक ऐसी लड़की दिखा रखी है जो अपने ही दुनिया में खोई हुई है, और जब बीच बीच में मदर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है तो उसे उन चीज़ों से इरिटेशन भी हो रही है। सो शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स, वो अपनी दुनिया में है कि काश मैं वहाँ होती, काश मैं अकेले ऐसे सड़कों पे जा रही होती, ये सारे उसके ड्रीम्स हैं, सपने हैं। एंड डजेंट लिसन टू वॉट इज़ बींग सेड टू हर, और इसलिए वो जो उसे बोला जा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देती और ना ही उसे ज़्यादा ध्यान से सुनती है। वट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मर्मेड, अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बोल दिया। अमांडा क्या सोचती है कि अगर वो एक मर्मेड होती, इफ़ माने यदि, अगर एक कंडीशन वो सोचती है कि अगर मैं एक मरमेड माने क्या होती है, जल परी, पानी में, मतलब अपने मुँह, अब वो सच में होती है या नहीं होती, कहानियों में बच्चे पढ़ते हैं और मूवीज़ भी हैं बहुत सारी बेस्ड ऑन मरमेड, जल परी, जिसमें आधी मछली टाइप की लेडी दिखा दी जाती है और आधी वो एक वुमन होती है, तो जल परी मरमेड कहते हैं इंग्लिश में उसे। तो वो सोचती है कि काश मैं मरमेड होती, और अगर होती तो मैं क्या करती, ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इफ़ अमांडा वर अ मरमेड then she would drift slowly on a languid emerald sea. She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. वो मन ही मन सोचती कि काश वो मरमेड होती। Then she would drift slow. Drift माने होता है तैरना, पानी में बहना। ड्रिफ्ट पानी की गश्त को भी, जो एक साथ पानी बहता है उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट माने पानी में अंदर ही अंदर में तैरती। ऑन अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एमरल्ड होता है बिल्कुल हरा, ठीक है, ग्रीन, लैंग्वेज एमरल्ड सी। लेट्स सी द वर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज की मीनिंग भी आपको ढूंढना भी सीखो अगर तुम्हारे पास ये डिक्शनरी रखी है। लैंग्वेज, यस, languid, enthusiasm, energy, strength, drooping, flagging from weakness, heavy, dull, dragging, wanton, spirit of animation, listless, apathetic। यहाँ पे लैंग्वेज माने होता है बिल्कुल लैकिंग एंथुजियाज्म, मतलब बिल्कुल एक लूज, मतलब
रिलैक्स्ड मोशन, रेस्ट, जहाँ पे बिल्कुल डल, लिस्टलेस, ठीक है, अपैथेटिक एंड फेटिक, जैसे कोई थका हुआ होता है ना, जैसे हम जब बिल्कुल थक जाते हैं और हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं रहती, तो वो फील करना चाहती है कि जैसे बिल्कुल लाइफ मैं पानी में बस तैरती जा रही हूँ, अपने आप तैर रही हूँ। लैंग्वेड, समझ में आ रहा है? लैंग्वेड एमरल्ड, ऑन लैंग्वेड एमरल्ड सी, एक बड़े से शांत सागर में अकेले तैरना चाहती हैं। शी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट, और क्या इमेजिन करती कि मैं उसके अंदर सोल माने अकेला, सोल माने अकेली, इनहैबिटेंट माने निवासी, और कोई ना हो। मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि उसके पेरेंट्स, मदर जो बार बार कह रही है, उसका उस पर कोई असर नहीं है, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है कि मैं अकेले हूँ सागर में ऑफ द रिलैक्स्ड ग्रीन सी। वो शांत, रिलैक्स्ड माने शांत, ग्रीन माने हरा, सी मीन समुद्र, एंड वुड मूव स्लोली ऑन इट, और अपने आप ही उसमें मूव करती जा रही हूँ, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा एक ऑर्फन है? ऑर्फन माने होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। तो क्या अमांडा ऑर्फन है? एंड व्हाई डज शी से सो, और वो ऐसा क्यों कहती है? फिर दूसरे स्टैंजा में कहती है ना कि इफ़ आई वर एन ऑर्फन। अब वो ऑर्फन, जब उसकी मदर उसे कहती है कि मिट्टी में मत जाओ, या इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस आप देखना पोएम में मिल जाएगा, तो नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, क्योंकि उसकी मदर है, अब फादर भी होंगे ही, तो वो ऑर्फन नहीं है। शी सेज सो, पर वो ऐसा कहती है कि वो हो काश, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अलोन। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी इमेजिनेशन में खोई है, वो अकेले रहना चाहती है। मीन्स उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन या किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, तो वो चाहती है अकेले होना। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलोन एंड पैटर्न डस्ट विद हर बेयर फीट। ये देखो, शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड, वो चारों ओर अकेले घूमना चाहती है। रोम माने आवारा घूमना होता है, वैसे इधर उधर टहलना, टहलना भी नहीं, खाली वैसे ही जाना, दैट इज़ कॉल्ड रोम अराउंड। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, अलोन बिल्कुल अकेले, एंड पैटर्न डस्ट विद हर बेयर फीट माने नंगे पैर, मीन्स बिना चप्पलों के सड़कों पे, डस्ट पे, धूल पे चलना चाहती है। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन, मतलब जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है वो उसके लिए गोल्डन है, सुनहरा है, एंड फ्रीडम स्वीट, और स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ही स्वीट है। समझ में आ रहा है ना? सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट शी कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, इस कारण वो अपने को ऑर्फन कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती, ये उसके विचार होते हैं, ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपेंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रैपेंजल? हाँ, अब वो कहती है कि काश मैं एक रैपेंजल होती। आपने कभी बारबी डॉल वगैरह के बारे में अगर सुना है तो वैसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब यहाँ इसलिए नहीं होगा आप लोगों को पता, थोड़ा सा बचपन, जैसे अगर आप थोड़ा सा भी सिटी वाले बच्चों को देखेंगे जो बचपन से ही कार्टून्स चैनल्स एंड थोड़ा टॉयज़ खिलौनों में ध्यान देते हैं, तो उन्हें रैपेंजल एक फेरी है, रैपेंजल एक परी है। मतलब वो कैसी बारबी डॉल वगैरह दिखाते हैं जैसे डॉल फैमिली की है, तो वो एक फेरी है, फेरी मतलब परी है जिसको बच्चे जानते हैं वैसे। तो जो रैपेंजल है उसके बाल बहुत लंबे, पैरों तक उसके बाल हैं। मतलब एक ऐसी डॉल है या ऐसी एक फेरी, एक परी है जिसकी कहानी होती है कि वो एक बड़े से टावर में चली जाती है ऊपर, ठीक है, सबसे भाग, मतलब एक मूवी की स्टोरी की तरह है ना। रैपेंजल पे एक स्टोरी है कि वो एक बड़े से टावर में ऊपर लास्ट में चले जाती है क्योंकि कुछ विलन उसके पीछे होते हैं, और फाइनली वहाँ से जो हीरो है मींस वो अपने बालों को नीचे उस टावर से नीचे फेंकती है और वो उसके बाल पकड़ के ऊपर आता है और उसे बचा लेता है। इस तरह की एक फेरी टेल है। फेरी टेल मतलब परियों की कहानी, तो उसे रैपेंजल कहा गया है। बड़ा ऐसे नाम होते हैं परियों के। सो शी वांट्स टू बी रैपेंजल, वो भी रैपेंजल होना चाहती है। वो नेक्स्ट इमेजिन पर वो कैसे, ध्यान से देखना, बिकॉज शी वांट्स टू बी अलोन, क्योंकि रैपेंजल उस टावर की छत पे अकेले होती है, बहुत ऊंचे टावर पे। रैपेंजल लिव्ड अलोन इन अ टॉल टावर, क्योंकि वो उस टॉल टावर पे अकेले रहती है। एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, और उसके क्या होते हैं, लंबे सुंदर बाल। शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर। हाँ देखो वो कहानी क्या है, उसकी दादी ने उसे कैप्टिव माने कैदी बना के वहाँ रखा होता है। हु केम अप द टावर बाय ग्रैंड मदर, ठीक है, हु केम अप द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर।
तो जो ये है उसकी दादी, उसके लंबे बाल जब वो टावर से नीचे गिर रहते हैं उसे पकड़ के ऊपर आ जाती है. द गर्ल ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन अ टावर एज शी वुड नॉट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग एज लाइफ इन अ टावर वुड बी ट्रैंक्विल. क्यों वो चाहती है कि वहाँ पे वो ऐसे ही एक टावर में अकेली रहे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी ट्रैंक्विल माने होता है बिल्कुल शांत होगी, वहाँ दूसरा कोई नहीं होगा, पीसफुल होगी, शांति होगी एंड रेयर, बिल्कुल अलग. However, she also decides that she would never throw down her hair for anyone to come up as she wanted to live alone. Even Rapunzel की स्टोरी में जो हीरो है वो जब बाल नीचे फेंकती है टावर से तो एक परियों की कहानी, बालों को पकड़ के ऊपर आते उसे बचा लेता है, लेकिन वो बाल वो ये सोचती है कि वो किसी को भी नहीं आने देगी. शी डजंट वांट एनीवन टू कम एंड टू रेस्क्यू हर. वो अकेले ही रहना चाहती है. शी वॉन्टेड टू लिव अलोन ऑलवेज. इस पूरी पोएम में आप देखोगे कि अमेंडा की जो इमेजिनेशन है और जो उसकी विश है वो है कि वो अकेले रहे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे. वट इज़ द गर्ल यर्न फॉर. यर्न होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक. शी यर्न्स फॉर फ्रीडम. उसे फ्रीडम चाहिए, कोई किसी चीज़ पे ना रोके. वट डज शी द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा. अमांडा के बारे में आपको पोएम से क्या पता चलता है? द गर्ल यर्न्स फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. सिंपल. लड़की, वो जो छोटी लड़की है 9-10 साल की अमांडा, वो किस चीज़ के लिए यर्न माने होता है बहुत तीव्र इच्छा, किसी चीज़ को बिल्कुल चाहना, दैट इज़ कॉल्ड यर्न फॉर. तो किसके लिए क्या चाहती है वो? फ्रीडम चाहती है. द पोइम टेल्स अस दैट शी इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल. और हमें क्या पता चलता है उससे कि वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है, काल्पनिक, कल्पना कर रही, बहुत ज़्यादा कल्पना है उसके मन में. हु इज़ कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स. जिसको नैग्ड माने होता है बार बार किसी चीज़ को रोक टोकना, हर चीज़ पे डांटना, हर चीज़ पे रोक टोक करना, नैगिंग, उसे नैगिंग कहते हैं. हु इज़ कॉन्स्टेंटली माने लगातार नैग्ड बाय हर अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स. बिल्कुल कल्पना से, जिनको कोई भी कल्पना की दुनिया पता ही नहीं है, ऐसे पेरेंट्स माने माता पिता जो उसे बार बार रोकते टोकते हैं, और इसलिए वो अपनी कल्पना की दुनिया में जीती है. रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमांडा इज सर्किंग एंड इज मूडी. लास्ट स्टैंजा पढ़िए. क्या आपको लगता है कि अमांडा सर्किंग, सर्किंग क्या होता है आप देखेंगे, इसका मीनिंग भी दिखा देती हूँ. SULK. जब भी कोई वर्ड देखना हो, सर्किंग है तो मेन वर्ड इज सर्क. अ स्टेट ऑफ सर्किंग मीन्स मोप. आप यहाँ देख लो वर्ड. टू कैरी वन सेल्फ इन डिप्रेस्ड एंड लेकेटेंशियल मैनर और टू पुट वन सेल्फ टू लो स्पिरिट. ठीक है, अगर आपको पीछे जाना है फिर से जाओ. मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये वर्ड दिखा रही हूँ जिससे कि देखो, टू एक्सप्रेस इल ह्यूमर और ऑफेंस बाय रिमेनिंग सलनली साइलेंट. सलनली, फिर देख लो, सल्की, ग्लूमी, डिसमल, फॉरवर्डिंग, स्लगिश, स्लो. ये देखो सर्की, मॉरस माने हमेशा बहुत ही दुखी और उदास रहने वाला, और उसका एंटोनिम भी दे रखा है चीयरफुल, खुशी, कंटेंट, संतोष, लाइट हार्टेड एंड प्लीज्ड, खुशी. सो द वर्ड जो हमने देखा अभी वो है रीड द स्टेंजा. डू यू थिंक अमांडा इज सकिंग. सकिंग माने क्या वो हमेशा बहुत उदास रहने वाली बोरिंग लड़की लगती है आपको. एंड इज मूडी, और क्या लगती है? मूडी लगती है. नो, अमांडा इज नाइदर सकिंग, ना ही वो एक डिप्रेस्ड गर्ल है, ना ही वो मतलब डिप्रेस नहीं है वो. नॉर शी इज़ मूडी, और ना ही वो एक मूडी लड़की है. शी इज़ सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम. वो एक नॉर्मल बात दिखा रही है कि लॉन्ग्स, यहाँ पे लॉन्ग माने एक तो लॉन्ग एडजेक्टिव होता है लंबे, लंबे, लॉन्ग हेयर जैसे हमने बोला. फिर लॉन्ग्स वर्ब भी है, क्रिया भी है. किसका सिनोनिम है लॉन्ग्स? अभी आपने यर्न एक वर्ड पढ़ा था, YEARN, यर्न. तो यर्न माने भी होता है किसी चीज़ को चाहना, इच्छा रखना. वैसे ही लॉन्ग्स माने भी वही होता है. शी सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम. बस वो सिंपली अपनी स्वतंत्रता चाहती है. शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स. वो बस बाहर चाहती है क्योंकि मदर ने उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है. वो शी वॉन्ट्स टू बी आउट, वो बाहर अकेले कभी जाना चाहती है. एंड शी वॉन्ट्स टू प्ले विद, और खेलना चाहती है. और वेर एवर शी लाइक्स, और जहाँ उसे पसंद है वहाँ वो बिना किसी नैगिंग के जाना चाहती है. तो ये हमने आज अमांडा के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. वो सारी चीज़ें वो जो बनना चाहती है, जो वो चाह रही है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. रीड इट्स हिंदी समरी. इसकी हिंदी समरी पढ़ना, तब ये क्वेश्चन आंसर समझना. एंड ये इसी तरह से 1-2 चैप्टर और रह गए, उनकी भी क्वेश्चन आंसर्स पे मैं वीडियोस श्योरली डालूंगी आप लोगों के लिए. बाकी आप लोग देखो, पढ़ो,
और अपने चैप्टर्स को इस बार के मंथली टेस्ट के लिए रियली तैयार कर लेना. देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर.